हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब सेक्शन में IQ टेप हब। आज हम शुरू करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के उस पोर्शन से जहां मॉडर्न हिस्ट्री की भी शुरुआत होती है और इसके इम्पैक्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जो हमारा पहला डिस्कशन टॉपिक है वो है सिख समुदाय के बारे में है। सिख समुदाय के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सिख समुदाय के बारे में। क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है, विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना। विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना। ये कोई और नहीं, गुरु गोविंद सॉरी, इट इज डी गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1966 में हुआ था और 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि सिख के पहले गुरु का नाम था गुरु नानक देव। इनका जो जन्म था वो तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहब, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी करतारपुर। करतारपुर पाकिस्तान में है। आज भी अगर चाहें तो आप करतारपुर पाकिस्तान विदाउट एनी वीजा और एनीथिंग आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉरिडोर बना है। चलते हैं और आप कमेंट में बताएंगे कि सिख के 9वें गुरु का क्या नाम था। द सिख पिलग्रिमेज साइट तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, which is considered as the second holiest तखत, is located at। अगर आपको बता दो कि क्या कहते हैं, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसके बाद तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना पटना साहिब जिसे कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिख के लिए प्लेस है। वो अभी कहाँ पे है? तो वो पटना में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम मराठा स्टेट के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Who was the capital of Shiva? Where was the capital of शिवाजी? शिवाजी की जो कैपिटल हुआ करती थी वो की रायगढ़ हुआ करती थी। सन 1674 1674 में शिवाजी का कोरोनेशन होता है। और कोरोनेशन किसके द्वारा किया जाता है? पंडित विश्वेश्वर ऑफ बनारस, जिसे गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता था, इनके द्वारा कोरोनेशन किया जाता है, ठीक है। अष्टप्रधान वॉज हेल्पिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच रूलर। अष्टप्रधान जो हुआ करते थे वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया जाते थे? आपको बता दें कि शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान हेल्प किया करते थे। अष्टप्रधान 8 मिनिस्टर्स की कॉन्फेडरेसी होती है जो एडमिनिस्ट्रेट किया करते थे। पहले हुआ करते थे पेशवा, जो प्राइम मिनिस्टर या किंग हुआ करते थे। अमात्य या माजुमदार, जिसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कहा जाता था। वकनवीश या मंत्री, जो किसी कोर्ट कोई रिकॉर्ड रखते थे और डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट या फिर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे। सचिव या सुरनवीश किसे कहा जाता है? जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फिर किसी और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के प्रति ताकझाक किया करते थे, वो कहा करते थे सचिव। सुमंत और दाबिर, फॉरेन मिनिस्टर, यानी आज के जयशंकर को हम सुमंत या दाबिर कह सकते हैं। सेनापति और सारे नौबत, सारे नौबत या सेनापति उस टाइम के जो मिलिट्री में जो रिक्रूटमेंट करता था, जो ऑर्गेनाइज करता था, लीड करता था, उसे सेनापति या सारे नौबत कहते थे। फिर पंडित राव आते थे, वो ये होते थे कि जो स्कॉलर्स हुआ करते थे और रिलीजियस वर्क के लिए कोई काम करते थे उनको ग्रांट्स दिया करते थे। और न्यायाधीश वो हुआ करते थे जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, ठीक है। अब ये सब आप जानते हैं तो फिर आप इजीली मिलाकर कर लेंगे। सचिव हो जाएगा ऑफिसियल इंचार्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। पेशवा वाज द प्राइम मिनिस्टर। सुमंत वाज द फॉरेन मिनिस्टर एंड अमात्य वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज 2143, 2143 ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे। हु एस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान? इट इज नन अदर देन शिवाजी। अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अष्टप्रधान किसका हुआ करते थे? ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे। सरंजामी सिस्टम वाज रिलेटेड टू, आपको बता दें कि जिस जागीरदारी है ये सब, उस समय मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में सरंजामी करके एक सिस्टम हुआ करता था और ये लैंड रेवेन्यू मेजर करता था और उसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था। अब चलिए आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन की कॉजेज क्या थे। Disintegration of Mughal Empire. Who was the last Mughal emperor to sit on the Mayur Singhasan? It is none other than मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम क्यों बैठ पाया था? क्योंकि आपको बता दें कि ये जो तख्ते ताउस है, ठीक है, तख्ते ताउस या फिर पीकॉक थ्रोन जिसे कहते थे, ये बनवाया किसके द्वारा गया था? मेड बाई शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और क्या हुआ था? ये लास्ट में मोहम्मद शाह तक पहुंचा था। फिर 1739 में नादिर शाह आता है और फिर यहाँ पे दिल्ली में बहुत लूट मार करता है, बैटल ऑफ करनाल जीत के आया होता है, ठीक है। फिर लास्ट में वो क्या करता है, यहाँ से कोहिनूर और तख्ते ताउस दोनों उठा करके ईरान लेकर के चला जाता है। आगे बढ़ते हैं।
Which of the following Mughal emperor was not allowed to enter into Delhi by वजीर गाजीउद्दीन? गाजीउद्दीन के द्वारा किसको रोका जाता है दिल्ली घुसने की वजह से? आपको बता दें इट इज नन अदर देन द शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। होता क्या है कि शाह आलम सेकंड के जो फादर हुआ करते थे आलमगीर द्वितीय, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर जो कॉन्फेडरेसी होती है वो शाह आलम सेकंड को एम्परर घोषित कर देती है। उस टाइम का जो वजीर हुआ करता था गाजीउद्दीन, वो नहीं चाहता था कि शाह आलम आए और चीजें संभाले, उसी की वजह से शाह आलम सेकंड को दिल्ली में आने से रोकता है। इट वॉज वेरी लेम क्वेश्चन। It was said that the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar that the extent of his empire was obviously दिल्ली में ही तक सिमट कर रह गई थी, चांदनी चौक टू पालम तक, इसे मान लेंगे, लेकिन बीपीएससी ने इसे हटा दिया था। फिर आते हैं जो असली मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती थी, जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के गुण जैसे रूल ऑफ लॉ ये सब सारी चीज़ें शुरू होती हैं, उन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसरॉय टू द इंडिया? इट वाज नन अदर देन द फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा वही होते हैं जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि साल 1905 में पोर्टुगीज के द्वारा पहला जो गवर्नर नियुक्त हुआ था वो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ही आते हैं, ठीक है। और पहला व्यक्ति जो भारत आया वो वास्को डिगामा आता है। कब आता है? 20 मई 1498 को आता है। और इसका स्वागत किया किसने किया था? कैलिकट के रूलर उस टाइम के जमोरिन ने किया था, ठीक है। who used Hooghly as a bay of piracy in the Bay of Bengal? It was none other than the Portuguese. Why so Portuguese? क्योंकि एक्चुअली में पोर्टुगीज उस टाइम पे थे और हुगली को बेस बना करके रखा था पायरेसी के लिए, और उसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण। आप जा करके कभी मैप पे देखिए कि हुगली की लोकेशन कैसी है, ठीक है। वेयर इन इंडिया डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? आपको बता दें कि 1611 में ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की कर दी है। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। लेकिन ये अनऑफिशियल फैक्ट्री होती है, बाद में बंद हो जाती है। फिर साल 1613 आता है, 1613 आता है। इसमें क्या होता है? ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टेब्लिश की? सूरत में स्टेब्लिश की, ठीक है। अब इस चीज को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड द पोर्टुगीज एट बैटल ऑफ स्वैली? आपको बता दें कि साल 1612 में पहली और दूसरी फैक्ट्री के बीच में, एक्चुअली ऑफिशियली पहली फैक्ट्री के एक साल पहले, होता क्या है कि एक बैटल होती है किसके बीच में? पोर्टुगीज और ब्रिटिश के बीच में। ब्रिटिश के साइड से आते हैं कैप्टन थॉमस बीस और अपनी जो शिप रहती है ड्रैगन एंड ओसियंडर के साथ आते हैं और पोर्टुगीज को बैटल ऑफ वैली में हरा देते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है कि थोड़ा खुश होकर के उस समय के जो एम्पर थे इनको आकर के बहुत सारे ग्रांट्स दे देते हैं, ठीक है। Which of the following was the immediate cause of the first Carnatic War? कर्नाटिक वॉर, कर्नाटिक वॉर्स जो होते हैं वो किसके बीच में लड़े जाते हैं? वो फ्रेंच के बीच में एंड ब्रिटिश के बीच में। फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में कर्नाटिक वॉर लड़े जाते हैं। जो पहला कर्नाटिक वॉर था वो 1746 से 48 तक चला। इसका कॉज तो एक्चुअली ये था कि जो साउथ अमेरिका में जो झगड़े चल रहे थे अपनी अपनी टेरिटरी को लेकर के ब्रिटिश और क्या कहते हैं फ्रेंच के बीच में, उसी का एक्सटेंशन था, ठीक है। और ये जो बैटल था ये क्या हुआ? ये फ्रेंच शिप जो है वो ब्रिटिश ने कैप्चर कर ली थी। फ्रेंच शिप जो थी उसको ब्रिटिश ने कैप्चर कर ली। फिर उस समय क्या होता है कि फ्रेंच क्या करते हैं, वो जा करके ब्रिटिश का जो जगह रहता है उस समय आज का मद्रास, उस पर जा करके कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद दोनों ट्रीटी साइन करते हैं। उस ट्रीटी का नाम रहता है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-सपेल। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-सपेल 1748 में हुआ। और इस ट्रीटी के तहत दोनों ने अपने सीधे टेरिटरी को एक दूसरे को वापस कर दिया और स्टेटस को मेंटेन हो गया, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। The famous Battle of Vandy was in 1760 was fought by the British against whom? Famous Battle of Vandy was 1760। आपको बता दें कि 1760 की ये वॉर बैटल ऑफ वैंडी वॉज जो थी वो लड़ी गई थी फ्रेंच में। फ्रेंच में के साइड कौन था? सर आयरकूट हुआ करते थे। और सॉरी, ब्रिटिश की साइड से सर आयरकूट और फ्रेंच के साइड से काउंट डी लैली करते थे, काउंट डी लैली, और फ्रेंच की साइड से सर आयरकूट। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द यूरोपियंस गॉट बेस्ट सोरा, साल्ट पेटर एंड ओपियम। सोरा जो होता है, साल्ट पेटर वो गन पाउडर में यूज होता है, ओपियम अफीम जो कि नशा और ड्रग्स में और दवा के काम में यूज होता है, और ये बंगाल से सबसे ज्यादा मिलता था।
During the British rule, which region of India was famous for the production of opium? Obviously, Bihar. What was the main economic basis of the triangular trade between India, China, and England? आपको बता दें, it was none other than the opium only. मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। आपको बता दें कि एक्सप्लोरर उनके बर्थ प्लेस के बारे में बताना है। जो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस हुआ करते थे, ये कहाँ के हुआ करते थे? ये इटली के रहने वाले थे। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। बी जो है जैक कार्टियर हुआ करते थे, ये फ्रांस के रहने वाले हुआ करते थे। सी सर फ्रांसिस ड्रेक जो होते हैं वो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। और डी फर्डिनेंड मैगलन मैगलन जो है ये पोर्टुगल के हुआ करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस वही होते हैं जो इंडिया की खोज करने निकलते हैं, गलती से पहुंच जाते हैं अमेरिका, वहां पे क्यूबा और होंडुरस और बहामास वाले एरिया में पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो इंडिया ही जैसा है, और इसी की वजह से उसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज पड़ गया। फिर दूसरे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इसमें वो फर्डिनेंड मैगलन है। इनकी नेतृत्व में विश्व का पहला जो नौका अभियान हुआ था, जो पूरे पृथ्वी के एक चक्कर लगाने वाला था, ठीक है, वो फर्डिनेंड मैगलन के नेतृत्व के अंतर्गत शुरू हुआ था, लेकिन ये खत्म करने से पहले ही मर गए थे। दूसरी चीज, जो आज का पैसिफिक ओशन है जिसका नाम प्रशांत महासागर है, इसका नाम भी इन्होंने ही दिया था, फर्डिनेंड मैगलन ने। और फिलीपींस वाला जो रीजन है वहां पे पहुंचने वाले पहले यूरोपियन भी फर्डिनेंड मैगलन है। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल के बारे में बात करेंगे। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? इट इज नन अदर देन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब हुआ था? 1765 में हुआ था। यहाँ पे दो ट्रीटी होती है, एक 12 अगस्त को होती है और एक 16 अगस्त को होती है। जो पहला वाला होता है वो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड जो एम्परर ऑफ इंडिया होता है उससे किया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं कि इलाहाबाद और कारा वाला जो एरिया रहता है वो किसको दे देते हैं? शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। और फिर उसके साथ साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स होती है वो खुद ले लेते हैं, और जिसकी वजह से एक डिप्यूटी दीवान बंगाल और बिहार में अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और जो दूसरी ट्रीटी होती है 16 अगस्त के दिन, इस दिन क्या हो करते हैं कि जो बाकी के दो रूलर हुआ करते थे, अवध के नवाब और सुजाउद्दौला जो उस समय भागा हुआ नवाब था बंगाल का, उससे दौरा किया जाता है और इससे 50 लाख रुपीज एज अ वॉर आइडेंटिटी ले ली जाती है। जो अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद यानी बंगाल बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? आपको बता दें कि बंगाल में जो डेप्यूटी दीवान हुआ करते थे फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इट वाज नन अदर देन द मोहम्मद रेजा खान। बिहार में सीताब रॉय को अपॉइंट किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स रहती है वो उन्हीं के हाथों में रहती है, ब्रिटिश के हाथों में ही रहती है। Emperor Shah Alam II gave Diwani rights of Bengal, Bihar, Odisha to East India Company on 12th August 1765. The dual system of governance in Bengal was enforced by, it was none other than the Robert Clive. क्या होता है कि जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब दीवानी राइट्स मिलती है तो ये क्या करते हैं, जो निजामत फंक्शंस रहते हैं, इट मींस लोगों की देखभाल वाला फंक्शन रहता है, वहाँ के नवाब को ऊपर सौंप देते हैं। और जो रेवेन्यू कलेक्शन रहता है ब्रिटिश एम्पायर वो खुद के हाथ में ले लेता है, और ये कलेक्ट कौन करता है? वो डिप्यूटी दीवान, मतलब बिहार में सीताब रॉय और रेजा खान कहाँ करते थे? बंगाल में करते थे। ठीक है, ये चीज, ये डुअल शासन जिसे कहता है, द्वैत शासन कहता है। द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ड्यू टू लिबरल पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस, नहीं कांग्रेस तो एक्सट्रीमिस्ट भी हुई थी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द इंडियन लीडर्स, नहीं केवल ये रीजन रहता तो नहीं, क्योंकि लीडर छूट के भी आ जाते थे। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ऑब्वियसली द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, इससे ये सबसे ज्यादा फेमस कोड भी है। टीपू सुल्तान मेड हिज कैपिटल, रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मेड हिज कैपिटल है कि टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल कहाँ बनाते हैं? आपको तो बता दें कि टीपू सुल्तान अपने कैपिटल जो बनाते हैं वो श्रीरंगपट्टनम में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? श्रीरंगपट्टनम में बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाना है, टीपू सुल्तान का कैपिटल बनाते हैं श्रीरंगपट्टनम में, और वहां पे एक जैकोबियन क्लब की स्थापना करते हैं। तो ये जैकोबियन क्लब ब्रांच कहाँ का होता है? ये फ्रांस का ब्रांच होता है, क्योंकि जैकोबियन क्लब जो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस्टेब्लिश किया जाता है। साथ साथ में एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी अपने कैपिटल में इस्टेब्लिश करते हैं। ये शो करता था फ्रेंडशिप बिटवीन द फ्रांस एंड द मैसूर। साथ में क्या करते हैं, उन्होंने मिशन भी भेजते हैं, अरब में भेजते हैं,
कॉन्स्टेंटिनोपोल जो मॉडर्न इस्तांबुल टर्की वाला रीजन है वहां पे, काबुल भेजते हैं और मॉरिशस भी भेजते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें, और यही देख करके ब्रिटिश उनसे जलते हैं। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइन बिटवीन द टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रीटी ऑफ, वेट अ सेकेंड, ट्रीटी ऑफ, वेयर इज द क्वेश्चन, यस, Treaty of Mangalore was signed between Tipu Sultan and the British East India Company. Tipu Sultan, Treaty of Mangalore was signed between Tipu Sultan and the British East India Company in the year 1784. आपको बता दें कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब होती है? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 में, ठीक है, सेकंड मैसूर वॉर के अंतर्गत, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंतर्गत ट्रीटी ऑफ ये होती है। Englishman made Treaty of Srirangapatnam with, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कौन करता है? एक साइड में तो टीपू सुल्तान होते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड श्रीरंगपट्टनम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज वेलेस्ली, वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि जो अगला 90 वाला है वो कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, रंजीत सिंह जो रहते हैं वो जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से लेते हैं? रंजीत सिंह जो कोहिनूर हीरा है वो लेते हैं शाह सुजा से। वो होता क्या है, शाह सुजा जो रहता है वो अहमद शाह अब्दाली का ग्रैंडसन हुआ करता था। फिर होता क्या है कि वो जब थ्रोन पे बैठता है तो उसको अपने भाइयों के द्वारा खतरा मंडराता है, और फिर क्या करते हैं उसके भाई उसे डी थ्रोन कर देते हैं। जब डी थ्रोन करते हैं तो उसने क्या करता है, रंजीत सिंह से अब हेल्प मांगता है, और रंजीत सिंह की मदद से वो फिर से जाके थ्रोन पे आता है, और उसके बदले में वो कोहिनूर दे देता है रंजीत सिंह को, ठीक है। When was Punjab Land Alienation Act passed? पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन ईयर 1900, और ये क्या करता था, ये रिस्ट्रिक्ट करता था ट्रांसफर ऑफ कल्टीवेटर्स लैंड टू द नॉन कल्टीवेटर्स, मतलब कल्टीवेटर्स की लैंड किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इन द ईयर वाज द पंजाब हिंदू सभा वाज फाउंडेड, कौन से ईयर में पंजाब हिंदू सभा फाउंड की गई थी? इट वाज नन अदर देन द ईयर 1909। पंजाब में हिंदू सभा फाउंड की गई थी। कहाँ फाउंड की गई थी? ये हरिद्वार में फाउंड की गई थी। पंजाब हिंदू सभा स्टेब्लिश कब हुआ? 1909 में। कहाँ पे? कुंभ मेला में फाउंड की जाती है। वेट अ सेकंड, आपको बता दें पंजाब हिंदू महासभा 1909 में फाउंड की जाती है, और हिंदू महासभा है 1915 में कुंभ मेला में फाउंड की जाती है, जिसका नाम रहता है सर्वदेशिक हिंदू महासभा, और 1921 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, गवर्नर जनरल एंड वॉइस राय के बारे में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कोई और नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हमारे भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वॉरेन हेस्टिंग होते थे, और 1774 में चार्टर एक्ट के द्वारा बनाए जाते थे। फिर आता है साल 1833 में चार्टर एक्ट, और वो 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला वहां का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है, ठीक है। दो टाइम पीरियड 1758 से 60, फिर 65 टू 67। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर इन इंडिया? ये मतलब हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया पूछना चाहता है। इट वाज नन अदर देन लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की थी, जिसकी वजह से दीवानी जो निजामत जो दीवानी राइट्स थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी, और फिर यहाँ से पैसा आने लगा तो ब्रिटिश यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पे रूल्स भी कर सकते थे, और साथ साथ में पैसे ब्रिटेन वापस भी भेज सकते थे, नॉट वापस यहाँ से ले करके। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? इट इज नन अदर देन रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डायरकी? अभी बात किए थे, इट इज द सॉरी फादर ऑफ डायरकी। डायरकी जो है वो प्रोविंसेस में लेके आई गई थी चार्टर एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक है, जिसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट यानी जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स थे उनको रिजर्व और ट्रांसफर कैटेगरीज में बांट दिया गया था। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वहां के गवर्नर के द्वारा, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा हैंडल किए जाते थे, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो उस समय का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा हैंडल किया जाता था।
हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल किसे वो किया गया था? आपको बता दें कि वॉरेन हेस्टिंग आते हैं और वो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, कब? चार्टर एक्ट 1772 के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये आते हैं जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिस्टम सेट किया गया रहता है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द separation of thugs achieved? separation of thugs was achieved by whom? ये कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया जाता है, और किसके अंतर्गत किया जाता है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के अंतर्गत ही सारी चीजें किया जाता है। ठीक है, हु इज क्रेडिटेड विद द सेपरेशन ऑफ ठग्स इन इंडिया? अगर देखा जाए तो ये जो सही आंसर है WH स्लीमैन और विलियम बेंटिक। ठीक है, जो भी दिया रहेगा वो। The first railway in India was laid down during the period of Lord Dalhousie. Lord Dalhousie के पीरियड में ही पहली रेलवे 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच में चलाई गई थी। ईस्टर्न इंडिया में जो पहली रेलवे वो 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई थी। आपको बता दें कि लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर है उसमें कई सारी चीजें भी हैं, जैसे पोस्ट ये बिना तार का तार, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कन्वर्स कम्युनिकेशन लिंक, आप थोड़ा बताएंगे? 1854 में स्टार्ट हुआ था कमेंट में, और साथ साथ में इन्होंने PWD डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी इन्हीं के टेन्योर में। ठीक है, उसके साथ साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स बहुत ही फेमस है, इन्हीं के टेन्योर में शुरू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड बाय विलियम बेंटिक? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अबोलिशन ऑफ सती 1839, बिल्कुल हाँ, इसी के द्वारा खत्म हुआ गया था। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एक चार्टर एक्ट शुरू किया गया था और उसके द्वारा चार्टर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी लॉर्ड विलियम बेंटिक के टेन्योर में ही खत्म किया गया था। रिमूवल ऑफ प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू रिलीजियस कन्वर्जन, इसको लैक्स लोकी एक्ट भी कहा जाता था। इसके द्वारा होता क्या था कि इफ देयर इज अ हिंदू, if he got converted in Christianity or in some other religion, still he will be having he will be having rights in his ancestral property, यानी अपने पैतृक संपदा में वो वहां रख सकता था, और उसके द्वारा जितने भी बेनिफिट अगर वो हिंदूज में मिलते थे, भले ही वो कन्वर्ट हो गया उस समय में मिलेगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड ठग्स, बहुत बार बात कर लिए ये, तो हमारा सही ऑप्शन 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 एंड 4 सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड सती प्रथा एज इलीगल? सती प्रथा को इलीगल डिक्लेयर करने वाले विलियम बेंटिक ही थे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? 1857 में लॉर्ड कैनिंग हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और इन्हें ही भारत का पहला वायसरॉय नियुक्त भी किया गया था। ठीक है, Which viceroy adopted the aggressive policy towards the Afghanistan? अफगानिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लॉर्ड लिटन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के आने से पहले एक क्या कहते हैं पॉलिसी चलती थी, पॉलिसी ऑफ एफिशिएंट इनएक्शन। ये पॉलिसी का जो नाम है, आई थिंक पॉलिसी का जो नाम है वो थोड़ा गलत है। ये पॉलिसी का नाम ये तो नहीं होना चाहिए, वेट सेकंड, इट इज समथिंग, पॉलिसी का नाम जो है अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, और इसे जॉन लॉरेंस ने शुरू किया था। जॉन लॉरेंस ने शुरू किया था। जब पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, मतलब इनका काम ये था कि जो अफगानिस्तान में जो आमिर ब्रदर्स हैं वो अपने आप में जो कुछ भी करें हमको उससे लेना देना नहीं है, हम अपने स्थान को सेपरेट करके रखेंगे और यहाँ पे शासन करेंगे और चाहेंगे कोई बाहर का दखल अंदाजी ना दे ना हम करें। ठीक है, जॉन लॉरेंस के द्वारा। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन आते हैं तो क्या करते हैं, ये पॉलिसी ऑफ क्या लेकर के आते हैं, पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर के आते हैं लॉर्ड लिटन। इनका ये कहना था कि हम एक बफर स्टेट मेंटेन करेंगे, क्योंकि जो रशिया था वो रशिया अफगानिस्तान के बीच में क्लोजनेस आ रही थी, आमिर ब्रदर जाकर के उनको शरण भी दे रहा था, और इसी का फायदा लेकर के लॉर्ड लिटन ने अपने वो अफगानिस्तान को अनेक्स करना चाहा, और फिर वहां पे एक
अपना पपेट रूलर्स बैठा दिया और जो कि बफर स्टेट मेंटेन करके रखेगा। ये काइंड ऑफ फॉरवर्ड भले ही कर दिया गया है, लेकिन ये रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉर्ड लिटन किससे नहीं जुड़ा? स्ट्रैचकी कमीशन। स्ट्रैचकी कमीशन है स्ट्रैचकी आयोग। ये इंडिया का पहला आयोग हुआ करता था, जो कि 1778 और 78 के आसपास, 78 और 80 के बीच में हुआ था ये आयोग। और इस कमीशन का अध्यक्ष थे स्ट्रैचकी, और ये फमाइन के लिए, जो भारत में पहला फमाइन पड़ा था वो उसके लिए। जो आर्म्स एक्ट है 1872 में आया था, ये भी लॉर्ड लिटन के टेन्योर में ही आया था। और इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी जो थी वो लॉर्ड रिपन के टेन्योर में आई थी, ना कि इनके। रिपन, आपको बता दें कि लॉर्ड लिटन जो थे उनके शासनकाल में बहुत ही गंदे कानून आए थे। ठीक है, जैसे स्ट्रैचकी कमीशन आया था, तो इसमें भी कोई फमाइन के लिए ज़्यादा राहत नहीं दी गई थी। आर्म्स एक्ट 1872 में आया था, इसमें क्या किया गया था, भारतीयों को बंदूक रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ गया था, इसमें ये कहा गया था जो नेटिव लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर हैं वो अपने जो कॉपीज रहेंगे वो वहाँ के पास के न्यूज़ चैनल्स में करेंगे और उन्हें रिव्यू किया जाएगा एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। इसके चक्कर में अमृत बाजार पत्रिका जो नेटिव लैंग्वेज रातों रात इंग्लिश में ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है। विच वायसराय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। विच वायसराय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडिया। ये जाता है आपका मायो को जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, इधर देखिए थोड़ा, tenure of Lord Mayo started in 1869 to 72, known for educational, economic and administrative reform। 14 दिसंबर 1877 को ये लॉर्ड मेयो जो है एक रिजोल्यूशन लेकर के आते हैं, और इस रिजोल्यूशन के तहत क्या कहते हैं, इस रिजोल्यूशन के तहत बहुत सारी चीजें भी की गई थी, और ये लेकर के लॉर्ड मेयो के टेन्योर में। सिंध वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स बाई। सिंध जो है वो किसके द्वारा एनेक्स किया गया था? ये नेपियर के द्वारा एनेक्स किया गया था। ठीक है, सिंध जो वाला जो एरिया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो 1842-44, Sindh was fully annexed into British Empire by Charles Napier in 1843. According to P. E. Roberts, the conquest of Sindh took place after the Afghan War 1839 and was morally politically its outcome। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल पीरियड इंडियन हिस्ट्री, पर्सन एंड द सब्जेक्ट आपको मैच करना है। आप यहाँ पे कर दीजिए